हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, जो अपने पास कैपेसिटर था वो थ्री टाइप्स के था। पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा पॉइंट था सिलेंड्रिकल। और मैंने बताया था जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो सेकंड पॉइंट अपना स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए अपने क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो द अरेंजमेंट इन विच देयर आर कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर of about the same size with charge equal and opposite to each other is called spherical capacitor। spherical capacitor कैसे बनेगा कि मेरे पास कोई दो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, मान लिया पहला ये है, दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, एक देखो कंसेंट्रिक दिया होना, दूसरे का भी सेंटर क्या है। ठीक है, दोनों जो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखो एक जैसे इस सरफेस को, इस होलो कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने ए नाम दे दिया, दूसरे वाले को बी नाम दे दिया। जो ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर है इस पे जो चार्ज होगा वो सेम क्वांटिटी का बी पे होगा, पर दोनों पर साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे अपने पहला प्लेट कैपेसिटर किया था कि दो प्लेटें थी, एक पर पॉजिटिव चार्ज था दूसरे पे नेगेटिव चार्ज था। दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में तो क्या थे, सेम थे, बट दोनों पे साइन क्या था, अलग अलग था। ठीक है, तो ये था अपने, ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा अपने पास, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे दो होलो कंडक्टिंग स्फीयर बनाए हुए हैं। पहले होलो कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने नाम दे दिया ए, जिसकी रेडियस कितनी है r1। दूसरे को नाम दे दिया मैंने बी, जिसकी रेडियस क्या है r2। जो r2 रेडियस है वो r1 से क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब ज्यादा है बी कंडक्टिंग स्फीयर की। ठीक है, और जो सेकंड कंडक्टिंग स्फीयर है अपने पास, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है बी, उसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, तो देखो ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ए। पहला मैंने ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ए ले लिया, ऑफ रेडियस r1, जिसकी रेडियस कितनी है r1 है। ठीक है, सराउंडेड बाय अदर कंसेंट्रिक, जो दोनों का सेंटर क्या हो, ए को सेकंड स्फीयर लिया है बी, ऑफ रेडियस कितनी है r2 है। ठीक है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज गिवन टू इनर स्फीयर ए। अब देखो मैंने क्या किया, इस जो इनर सरफेस है अपना होलो स्फीयर ए है उसको मैंने मेटेलिक रोड से जोड़ दिया और इसको अपने पॉजिटिव चार्ज दिया। एक बात ध्यान, होलो स्फीयर को अपने जितना भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा कहां जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। इतनी बात आपको पता है। तो देखो व्हेन प्लस क्यू चार्ज गिवन टू इनर स्फीयर ए को दिया और सारा का सारा चार्ज कहां गया, पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे आ गया। किसको चार्ज दिया था मैंने, ए होलो स्फीयर को दिया था। अब क्या करेंगे, इंडक्शन के द्वारा अपने को पता है ये पॉजिटिव चार्ज किसी अनचार्ज, अब बी पे तो कोई चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं था मतलब इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। तो जो बी होलो स्फीयर है इसके इनर पार्ट पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अट्रैक्शन के कारण, और रिपल्शन के कारण इसकी जो आउटर सरफेस है इस पर क्या आएगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और वो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। क्योंकि देखो मैंने इसको जो बी होलो स्फीयर है उसके आउटर पार्ट को मैंने क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया नहीं है, वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो बता देता हूं, देखो ए ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन मेथड अपने को पता है, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड इन इनर स्फीयर, इनर पार्ट के अंदर कैसा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा ऑफ बी एंड प्लस क्यू चार्ज इज इंड्यूस आउटर सरफेस ऑफ बी। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ बी इज ग्राउंडेड, ग्राउंडेड तो सारा का सारा चार्ज कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया। अब देखो इसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज है नहीं, चार्ज है तो आउटर सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे, आउटर सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। क्योंकि अपने पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन में V। V क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी तो वहां पे क्या था, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां क्या आ जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर दोनों सरफेस का, जो
होलोस्फीयर है, जैसे एक ये बी सरफेस है और ये ए सरफेस है, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपने यहां निकालेंगे। तो इस बी जो सरफेस है इस पर पोटेंशियल कितना होगा, 0, क्योंकि वहां कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखो देन इट्स पोटेंशियल इज 0। तो वीबी इक्वल टू कितना आ गया, 0, क्योंकि बी सरफेस पे बाहर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज सारा कहां होगा, इसकी सरफेस पे ही होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके ए सरफेस पे, जो ये सरफेस दिखाई दे रही है इस पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, उसके लिए देखो, अब देखो जो ए होलोस्फीयर है इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू अपोन में R1, रेडियस कितनी है R1। अब जो इसके बी पार्ट के इनर पार्ट के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये भी क्या करेगा, इसकी सरफेस पे कोई ना कोई पोटेंशियल शो करेगा। ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है, देखो यहां पे R2 है। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज, ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज के कारण ए के पर कितना पोटेंशियल आएगा, माइनस के क्यू अपोन में R2। अगर दोनों को मैं जोड़ दूं या सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए होलोस्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगा। देखो वी ए पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपोन में R1, और माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा, के क्यू अपोन में R2 माइनस का। ठीक है, तो वी ए इक्वल्स टू के क्यू अपोन में R1 माइनस के क्यू अपोन में R2। दोनों में के क्यू क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकालिए, अंदर कितना आएगा, 1 अपोन में R1 माइनस 1 अपोन में R2। एलसीएम लिया R1 R2, तो ऊपर कितना रहेगा, R2 माइनस R1। ये आ गया ए होलोस्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल, और बी होलोस्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना था, वीबी 0, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो दोनों होलोस्फीयर के अपना क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो V इक्वल टू क्या लिख, वी ए माइनस वीबी, वी ए की वैल्यू के क्यू R2 माइनस R1, R1 R2 माइनस में 0, तो V इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू R2 माइनस R1 अपोन में R1 R2। ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस दोनों होलोस्फीयर के बीच में। ठीक है, और अपने को पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपोन में V। क्यू क्या होता है, किसी एक होलोस्फीयर पे चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे कितना है, नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने क्यू ले लिया। ठीक है, और V की वैल्यू अपने को पता है ये रही, के क्यू R2 माइनस R1 R1 R2। क्यू से क्यू क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो देखो R1 और R2 कहां चला गया, ऊपर चला गया, R1 R2 के R2 माइनस R1। अब बात करते हैं, अगर दोनों होलोस्फीयर के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम या एयर है, और वैक्यूम एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो R1 R2 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितना मिला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। ये तो आ गया अपने पास जब दोनों होलोस्फीयर के बीच में कोई वैक्यूम या एयर भरी हुई। अगर जैसे कोई मीडियम आ जाता है, एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है, तो वहां इस एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसी अदर मीडियम के लिए। ठीक है, इफ द मिडल पार्ट ऑफ स्फीयर एज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, मतलब जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके मिडल पार्ट में कोई सब्सटेंस भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना एप्सिलॉन आर है, तो देन द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C लिख सकता हूं। C क्या है, एयर और वैक्यूम के अंदर स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस है। तो अपने यहां से क्या कर सकते हैं, अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम भरा हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा एयर के कंपैरिजन में जो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये था अपने पास टॉपिक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस। अभी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपने। तो देखो द रेडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फीयर ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर आर 2 मीटर एंड 1 मीटर। कोई एक्सटर्नल और इंटरनल स्फीयर की जो रेडियस दी हुई है वो कितनी है, 2 मीटर और 1 मीटर दी हुई है, रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू स्फीयर
ग्लास विद डाइलेक्ट्रिक कोस्टेड एप्सिलॉन आर इक्वल टू 8, मतलब उन जो स्फेरिकल कंडक्टर के मिडल पार्ट के अंदर कोई ग्लास है जिसका डाइलेक्ट्रिक कोस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 8 एज फिल्ड फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब अपने को पता है अगर कोई मीडियम भरा हुआ है उसके लिए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। अब देखो जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, अगर ऊपर लेके जाए तो यही बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। और अपने को पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखो इसने क्या दिया है, इनर जो रेडियस दी हुई है वो 1 मीटर है और आउटर की कितनी दी हुई है 2 मीटर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। तो कैपेसिटेंस क्या निकालेंगे देखो अपने, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू में R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, और R2 माइनस R1 तो 2 माइनस 1। ठीक है, इस सारी वैल्यू को अपने सोल्व करें, देखो 8 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 9 को वैसे ही रखा और 9 अगर ऊपर चल जाए तो माइनस 10 की पावर 9, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 रह जाएगा। इस सारी वैल्यू को सोल्व करने में जो रिजल्ट मिला है मेरे को 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेरेड, और 10 की पावर 9 माइनस 9 क्या होता है नैनो, तो इसका रिजल्ट क्या है 1.78 नैनो फेरेड। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या निकाला है कैपेसिटेंस, और उस पर अपनों ने क्या किया न्यूमेरिकल डिस्कस। थैंक यू।